जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ये पॉलिटी का चौथा सीरीज है, यानी चौथा वीडियो है। ठीक है, इसमें इससे पहले हमने 3 वीडियो दे रखा है, उससे आप आसानी से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आज हम चौथे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम ये देख रहे थे कि हमारे संविधान के भाग 1 में जमीन की व्यवस्था किया गया है, अर्थात संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में ये उल्लिखित है कि आखिर इस संघ में, जो कि भारत एक संघ है, उस संघ में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ये सब जो है उल्लेखित है। ठीक है, जिसका रेंज जो है अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक था, जिसमें ये कहा बात हुई थी कि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात भारत के राज्यों को तो तोड़ा जा सकता है लेकिन इस देश को नहीं तोड़ा जा सकता। इसके अलावा हमने बात किया था नए राज्यों का प्रवेश, उसके बाद संसद जो है विधि द्वारा जो है नए राज्यों के नाम उनके क्षेत्र में जो है परिवर्तन कर सकता है ना। जैसे कुछ राज्यों के नाम वगैरह जो है परिवर्तन दिखाया गया है। उसके बाद जो है कौन कौन से नए राज्यों का फॉर्मेशन हुआ है वो भी आप जो है देख चुके हैं। हमारे बिहार में है तो बिहार को भी कई बार जो है ये तोड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग जो है पिछले सेशन में देख चुके थे कि बिहार बंगाल से अलग जो हुआ था 22 मार्च 1912 को। इसी वजह से जो है बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है हर एक साल। ठीक है, और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था तो 1 अप्रैल 1936 को। अब हम बात करने वाले यहाँ पे ये कि एक केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है। जब राज्य हमारे पास अवेलेबल है तो किसी न किसी राज्य में वो इलाका जो है रख देना चाहिए, लेकिन अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की क्या आवश्यकता है। उसके बाद में थोड़ा सा हिंट यूं कहा जाए तो किसी इलाके जो कि काफी खास होता है, जो किसी विशेष परिस्थिति में जो है उस पर कुछ चर्चाएं होती है, जैसे केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है, तो हो सकता है कि उसका आकार जो है छोटा हो। भाई छोटा आकार हो तो क्यों ना किस राज्य में मिला दिया जाए, लेकिन नहीं मिलाया जाता। आकार छोटा है, कम जनसंख्या है, इसके साथ जो उसमें विविधताएं जो है काफी ज्यादा है। इतनी विविधताएं हैं कि वो किसी राज्य से जो है संभल नहीं पाता। ठीक है, उसे संभालने के लिए उसके अंदर का एक पेलोड ही जो है प्रशासन में चाहिए। इसके बाद जो है इसमें इसकी जो संस्कृति है पूरी तरह से अलग है, या फिर जो इलाका दो राज्यों के बीच में जो है विवाद के रूप में बना रहता है कि हम जो है इस राज्य में रहेंगे या हम इस राज्य में रहेंगे, तो ऐसे स्थिति में वहां पर संचालन जो है प्रशासन जो है केंद्र ही करती है। ठीक है, यानी कि ऐसे इलाके जिनका आकार छोटा हो, कम जनसंख्या हो, विविधताएं अधिक हो, डाइवर्सिटी अधिक हो, अलग संस्कृति हो और दो राज्यों के बीच विवाद का मामला भी हो, तो ऐसे स्थिति में जाहिर सी बात है कि उस इलाके में शासन केंद्र सरकार चलाएगी। ठीक, भारतीय संघ में बात करें तो टोटल कितने राज्य हैं तो 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन 8 केंद्र शासित प्रदेश के पास जो है क्या है, 3 के पास जो है विधानसभा है। कौन कौन, दिल्ली के पास पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों के पास याद रखना है कि यहाँ पे विधानसभा भी चला करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि भाग 1 में जमीन की व्यवस्था किया गया है। अब हम देखने वाले हैं नागरिकता के बारे में, अर्थात जो भूभाग भाग 1 में उल्लेखित है उस भूभाग पर कौन लोग रहेंगे। ठीक है, देखिए नागरिक कौन कौन होंगे, नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, नागरिकता को जो है कैसे हटाया जाएगा। अगर किसी ने जो है भारत की नागरिकता ले रखी है तो क्या किसी और देश का भी वो ले सकता है या नहीं ले सकता, उसके बारे में हम आज इस वाले में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता जो है इसका जो रेंज है अनुच्छेद में 5 से 11 तक। ठीक है, उसे याद रखिएगा। और किसी देश में व्यक्ति जो है किस प्रकार से रह सकता है, किसी भी व्यक्ति किसी देश में जो है कोई व्यक्ति नजर आ रहा है तो हो सकता है कि वो या तो उस देश का नागरिक हो या किसी अन्य देश का नागरिक हो और उस देश में रह रहा हो, या फिर राज्य विहीन शक्ति हो, राज्य विहीन जो है व्यक्ति हो, मतलब उसको जो है किसी भी देश का नागरिकता प्राप्त ही नहीं है, राज्य विहीन है, किसी भी देश में जो है वो नागरिक नहीं है। ठीक, या फिर हो सकता है कि वो शरणार्थी हो, किसी देश का नागरिक हो, वहां पे जो है अचानक से कुछ हलचल हुआ और वहां से उसे भाग कर किसी और देश में या किसी ऐसे देश में जहाँ पे लोग जो है दयालु हो, वहां पे जो है शरणार्थी के रूप में बैठा हुआ। तो 4 तरह से जो है नजर आ सकते हैं। ठीक है, वैसे में भारत देश का नागरिक हो, यानी कि हम किस स्टेज में आएंगे, नागरिक के फॉर्मेट में। अब इस वाले में जो है नागरिक होता क्या है, किसी देश के पूर्ण सदस्य, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो किसी देश का एक पूर्ण सदस्य हो, मतलब उस देश में चल रही घटनाओं पर जो है उसका अधिकार हो।
ऐसे वहां पर मान लीजिए वोटिंग कराया जा रहा है तो उस पर उसको अधिकार मिलना चाहिए। और मान लीजिए कोई सरकार जो स्कीम निकाल रही है तो उस स्कीम का लाभ जो उस व्यक्ति को भी अवश्य मिलना चाहिए। भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है कब लाया गया था? तो 1955 में, अर्थात हमारा जब देश भारत आजाद हुआ था तो उस समय ये अधिनियम नहीं लाया गया था। उस समय चूंकि काफी अस्थिरता थी, लोग जो है भारत देश से जो है पाकिस्तान में कहीं और जा रहे थे तो बाहर से लोग इस देश में आ रहे थे, तो उस समय काफी अस्थिरता थी। इस वजह से 1955 में जो है यह अधिनियम लाया गया। यदि कोई भारत का नागरिक है या नागरिकता ग्रहण करता है तो उसे शेष व्यक्तियों की तुलना में विशेषाधिकार प्राप्त है। यानी कि जो है मान लीजिए कोई भारत का नागरिक प्राप्त किया है तो वही यहाँ पे वोट दे सकता है। ये नहीं कि अमेरिका वाले या लंदन वाले यहाँ पे आके वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो अगर कोई योजना बनाया जा रहा है और इस योजना का जो लाभ होगा वो यहाँ के नागरिकों को ही मिलेगा, नॉट कि किसी विदेशी वाले को। ठीक, तो यहाँ के लोग को जो क्या अधिकार मिल सकता है? जैसे मतदान का जो अधिकार है, लोक नियोजन का, अर्थात जो है सरकारी सेवाओं में ये जो योगदान है वो यहाँ के नागरिक ही दे पाएंगे। उसके बाद जो अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता यहाँ के नागरिकों को ही है। ये नहीं कि कोई भी जो विदेशी यहाँ पर जो है यहाँ आकर जो है गलियाना शुरू कर दे या किसी भी तरह का जो है समाज को बटोरना शुरू कर दे या फिर सभाएं शुरू कर दे, उसके लिए परमिशन चाहिए। इसके बाद जो संविधान जितने भी पद है उस पर नियुक्ति के लिए भी उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे भारत के राष्ट्रपति होने के लिए यहाँ के नागरिक की आवश्यकता है, प्रधानमंत्री होने के लिए भी यहाँ के नागरिक होना बहुत आवश्यक है ना, यहाँ के मंत्री संतरी होने के लिए भी भारतीयों का होना जरूरी है। ठीक है, नागरिकता जो है दो तरह का हो सकता है कि जो किसी देश के द्वारा जो है एकल नागरिकता दिया जा रहा हो, अर्थात केवल एक देश का ही नागरिक वो इंसान हो, या फिर हो सकता है कि वो कई सारे देशों का जो है नागरिक हो, है ना। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? दोहरी नागरिकता। मतलब एक से अधिक देश का कोई अगर नागरिकता प्राप्त करता है या करना चाहता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक से अधिक देश के नागरिकों को दोहरी नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता में भारत काफी फेमस है और दोहरी नागरिकता में जो है ये यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, ये सब जो है दोहरी नागरिकता दे देते हैं। ठीक, इसी में एक प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 9। ये क्या कहता है कि यदि भारत का कोई नागरिक अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं और आप चाहते हैं कि नहीं हम अमेरिका की नागरिकता ले लें, और वहां जाकर आप उसकी नागरिकता ले लेते हैं तो स्वतः भारत की नागरिकता आपको छोड़ना पड़ेगा। भारत सरकार आपको यहाँ के नागरिक मानने से इनकार कर देगी, वहां से खारिज कर देगी। ठीक है ऐसा? यस, चोरी छिपे भी आप बच नहीं सकते क्योंकि पूरा देश जो है लिंक है आपस में। अनुच्छेद 10 की बात करें तो ये बोला है कि नागरिकों के अधिकार का बना रहेगा। मतलब जो कोई भी इस देश का नागरिक है उसके जो भी अधिकार बनते हैं, जो भी संविधान में उल्लेखित है, वो बना रहेगा हमेशा जब तक ये देश है। क्योंकि किसी भी इंसान को यहाँ पे चूंकि नागरिकता प्राप्त है तो वो इंसान इस देश के लिए खास हो गया ना। और चूंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक है, लोगों का ही शासन है, लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जा रहा है, तो लोग का रहना बहुत ही आवश्यक है, उसके अधिकार भी बने रहने चाहिए। इसलिए अनुच्छेद नंबर 10 में ही लिख दिया गया है कि नागरिकों के जो भी अधिकार होंगे वो बने रहने, कोई भी खारिज नहीं कर सकता। अनुच्छेद 11 में क्या बोला कि नागरिकता से संबंधित जो विधि है बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। अर्थात नागरिकता से संबंधित जो विधि बनाने का जो अधिकार है वो रोड पर नहीं बनेगा, बल्कि संसद के पास ही वो कैपेसिटी है कि वो नए नियम कानून जो बना सके, या फिर पहले से जो धारणाएं चली आ रही है उसमें और लगता है कि इसमें बदलना चाहिए तो ये संसद ही विधि के माध्यम से बदल सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई विदेशी जो है व्यक्ति जो है यहाँ का नागरिकता प्राप्त करना है चाहता है तो 5 तरीके से जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है, या फिर यहाँ पे जो लोग है वो लोग भी पांचों में से किसी न किसी एक प्रकार से जो है भारत की नागरिकता प्राप्त किए हुए। कैसे? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है आजादी से पहले ही भारत में जन्म हुआ है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, है ना। उसके बाद जो उद्भव द्वारा यानी कि किसी का वंश जो यहीं का है तो वो भी इस देश का नागरिक हो सकता है, यानी कि वंश के आधार पर भी नागरिकता मिल जाती है। इसके द्वारा जो रजिस्ट्रेशन द्वारा, यानी यदि मान लीजिए किसी अन्य देश का व्यक्ति जो है चाहता है कि हम भारत की नागरिकता ले तो उसे पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता हासिल करनी पड़ेगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसको। इसके बाद जो है राष्ट्रीयकरण, देशीकरण, यानी कि लंबे समय से अगर कोई भारत में निवास कर रहा है, उसकी चरित्र काफी अच्छा है तो भारत सरकार के पास जो है अपना आवेदन दे सकता है कि हम इसी देश में रहना चाहते हैं जीवन पर्यंत तक और इस देश का नागरिक बन के रहना चाहते हैं, तो वहां पर भी जो विचार किया जा सकता है।
राज्य क्षेत्र के भारत में मिल जाने के कारण यदि मान लीजिए कोई विदेशी क्षेत्र जो है भारत में मिलना चाह रहा है तो उस देश के या फिर उस राज्य के या फिर उस भूभाग के सारे लोग जो है भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे गोवा 1961 में शामिल हुआ तो गोवा में जितने भी लोग थे वो सब भारत के नागरिक हो गए। उसके बाद जो है सिक्किम भी जो है भारत में शामिल हुआ 1975 के आसपास में। हाँ, सिक्किम सिक्किम में भारत का नागरिक सिक्किम भी हमारे देश में जब शामिल होगा तो वो भी वहाँ के लोग भी जो है भारत के क्या कहलाएंगे, नागरिक कहलाएंगे। उनको भी नागरिकता का अधिकार दे दिया गया है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर में नागरिकता जो है देगा कौन? तो नागरिकता देने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। संसद में तो बहुत सारे लोग हैं, तो क्या सभी लोग जो है अधिकार है? क्या सभी लोग के पास अधिकार है? नहीं। संसद में जो है किनके पास अधिकार है? तो केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार में भी कई सारा वैरायटी है, कई सारे विभाग है। उसमें से कौन सा? तो गृह मंत्रालय। कभी कभी क्या हो सकता है कि ऑप्शन में संसद दे, बाकी ये दोनों ना दे तो संसद को टिक आउट करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि संसद या गृह मंत्रालय नहीं देता बल्कि केंद्र सरकार देता है तो उसी को टिक आउट किया जाएगा। और कभी कभी मंत्रालय में भी पूछ देता है कि कौन सा मंत्रालय जो है भारत का नागरिकता जो है प्रदान करेगा तो वो है गृह मंत्रालय। वही तो देख रेख कर रहे हैं ना। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। नागरिकता की समाप्ति यानी कि नागरिकता लेने का कौन देगा और कैसे समाप्त की जाएगी वो सब जो है ठूसा जा चुका है हमारे संविधान में। तो नागरिकता की समाप्ति की बात करें तो यहाँ पर 3 तरीकों से संभव है। एक है स्वेच्छा से परित्याग। जैसे मान लीजिए हम भारत में रह रहे हैं और हमें जो है ये देश पसंद नहीं आ रहा है और हमें जो है अमेरिका पसंद आ रहा है और हम यहाँ से जाना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में सीधे कहने कि हम जो है स्वेच्छा से इस देश की जो नागरिकता है वो हम खारिज कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे स्थिति में जो है स्वयं से वो क्या कर लेगा? परित्याग कर लेगा। या फिर हो सकता है कि सरकार द्वारा जो है नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। जबकि वो ऐसे भी इंसान इस देश में मिल जाते हैं जो इस देश के लगातार जो है बुरा चाहते हैं, लगातार जो है विदेशियों की सहायता कर रहे हैं यहाँ पर बम कांड करवाने में या फिर कुछ भी ऐसे हलचल करवाने में जिससे कि इस देश को नुकसान हो, इस देश की अखंडता पर को नुकसान हो। ठीक है, एकता अखंडता ये सब पर नुकसान पहुंचेगा तो वैसे स्थिति में उस व्यक्ति को जो है इस देश के सरकार द्वारा जो है नागरिकता से अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अब कोई व्यक्ति जो है अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तब पर भी उसे जो है भारत की नागरिकता से हाथ धोनी पड़ेगी। ये तो हम लोगों ने अनुच्छेद नंबर 9 में ही देख लिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता के लिए भारत में 7 साल बिताने पड़ेंगे। यदि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है, विदेश में रह रहा है और उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो उसे यहाँ पर कंटिन्यूअस 7 साल तक रहना पड़ेगा, तभी उसे जो है भारत की नागरिकता मिलेगी। यानी कि भारतीय मूल का कोई अन्य देश में 1000 साल पहले से रह रहा है और वहां पे आया वो नागरिकता प्राप्त कर ले, नहीं, 7 साल उसे रहना पड़ेगा। और ये भी उसे प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ हमारा पूर्वज यहाँ पे थे, हमारे वंशज यहाँ पे थे। ठीक है, भारतीय मूल के ही हैं हम लोग। उसके बाद एक है एनआरआई। क्या होता है? इसका फॉर्म नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि अनिवासी भारतीय। ठीक है, अनिवासी भारतीय मतलब हमारे देश में जो फिलहाल नहीं है, किसी और देश में रह रहा है। पीआईओ का क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी कि पीआईओ उन्हें कहा जाता है। ओसीआई ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी समुद्र पारीय भारतीय नागरिक, मतलब समुद्री से जो है समुद्र पार है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? ओसीआई। तो ये था भाग नंबर 2। भाग 1 में क्या बात किया गया है? जमीन के बारे में। भाग 2 में क्या बात किया गया अभी? उस जमीन पे कौन लोग रहेंगे। तो अब आइए बात करते हैं भाग नंबर 3 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं इस देश में उनके पास कौन कौन से अधिकार होंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आइए। मौलिक अधिकार और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे ये हमारे संविधान का जो है आत्मा भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट नंबर 3, इसका रेंज है 12 से 35 तक, जिसे कहा जाता है मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि अधिकार यानी कि राइट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे राइट 3 प्रकार के दिखाया गया है, जिसमें एक है प्राकृतिक अधिकार जो प्रकृति हमें देती है। ठीक है, यानी कि हवा वगैरह हो गया या फिर आग जलाना हो गया या फिर सूर्य के प्रकाश, ये सब जो है प्रकृति के देन है, उस पर सबका अधिकार है। दूसरा है मानवाधिकार जो केवल और केवल मानव को ही मिले। जैसे मान लीजिए कोई बस बना हुआ है लोगों के लिए और कोई शेर आके कह के हम भी चलेंगे भाई, तो क्या उसे बैठने देना चाहिए? नहीं ना, नहीं बैठने देना चाहिए, उसके लिए अलग से
क्या करना चाहिए, उसकी अलग से व्यवस्था करना चाहिए। तो ऐसे अधिकार जो केवल मानव को ही मिले उसे क्या कहा जाएगा, मानव अधिकार कहा जाएगा, हर एक को उपलब्ध नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है मूल अधिकार, ये किसी देश के द्वारा वहां के नागरिकों को ही स्पेशल दिया जाता है, विदेशियों को नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो है यही तीसरा वाला खंड पढ़ने वाले हैं, मूल अधिकार, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा, अवश्य आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक।